स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे मोटे प्यारे प्यारे से हाई स्कूल में पढ़ रहे मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई और बहन। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे या फिर आपने नहीं देखा, तो मैं 9th के भी चैप्टर ला चुका हूँ और मैं ला रहा हूँ फाइनली हाई स्कूल का अपने अंदाज में, नए तरीके से, नया अंदाज। जरूर से सपोर्ट दिखाना मुझे और कमेंट में बताना कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, ये बहुत जरूरी मेरे लिए जानना कि मैं आपको समझा पा भी रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। ओके, तो जैसे कि हमारा हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर होता है वो किसी और चैप्टर की शुरुआत होता है, लेकिन मैं जो आपकी शुरुआत करूंगा वो पहला चैप्टर जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 9 से मैं शुरुआत करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको सीखोगे तो बहुत मजा आएगा। यदि जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखोगे, सच बता रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो तैयारी करते हैं। तैयारी क्या मतलब, हाँ, और एक बात और बता दूं, मैं यहाँ पर कोई भी नोट्स नहीं बनवाता हूं, मैं सिर्फ समझाता हूं। ठीक है, मेरा काम है आपके दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट को बिठाना। हाँ, यदि आपको प्रॉपर वेल मेंटेन नोट्स चाहिए तो मैंने टेस्ट कार्ड पर फ्री में अवेलेबल कर रखे हैं अपने अंदाज में। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम के लिए एक ही नोट्स हैं। पहले मैंने उसमें समझाया है, फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है इंग्लिश में, फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है हिंदी में, उसके बाद फिर मैंने समझाया अगला टॉपिक। जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही समझाऊंगा, बस बोलने में 2-4 बातें एक्स्ट्रा आती हैं, लिखने में मैं 2-3 एग्जाम्पल ही डालूंगा, लेकिन यहाँ जब बोलूंगा तो 5 एग्जाम्पल ले सकता हूँ, है ना। इतना अंतर आता है बस, और कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें डेमो देखना है तो ये देखो डेमो, आई होप दिख रहा हो। ये देखो, ये देखो, ऐसे ही कम से कम जहां तक है, गिने तो नहीं मैंने पेज, लेकिन देख लेना A to Z सारी चीजें हैं। आपका सिलेबस जितना रिड्यूस हुआ है वो सब मैंने हटा दिया है, लेकिन मैं यहां समझाऊंगा साथ, क्योंकि ये मत सोचना आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो आपका अब नहीं पढ़ना आपको, लेकिन 12th में वही रिड्यूस सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो रिड्यूस सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी आगे की कक्षाओं के लिए, आगे की क्लासेस के लिए। और 12th में एज इट इज यही चीजें बस थोड़ी सी एडवांस करनी है, थोड़े फॉर्मूले एक्स्ट्रा आ गए, थोड़े डेरिवेशन एक्स्ट्रा आ गए हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, और समझने के लिए कॉन्सेप्ट 2-4 एक्स्ट्रा है, और कुछ नहीं। लेकिन अभी ध्यान दोगे तो हाई स्कूल अच्छा तो होगा ही, लेकिन इंटर का बेस भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और किसी कंपटीशन की भी तैयारी करोगे तो उसका बेस भी काफी हद तक मजबूत हो जाएगा, यदि जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करते चलोगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरा इंट्रो, और ये आपसे मैंने इंट्रो का बता दिया अपना, जैसे मैं चलना चाह रहा हूं, जैसे चलाऊंगा वैसे ही चलना। उसके अलावा कोई भी अपने पास से गणित मत जोड़ना, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। हाँ, लेक्चर नंबर 1। भैया लाइट क्या होती है, ये हम सबको पता है लाइट क्या होती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। लेकिन क्या हो यदि मैं लाइट को बंद कर दूं तो कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा। और यदि मैं खोल दूं तो सब कुछ दिखेगा। और यदि मैं ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, मान लो मैं सूरज के सामने ले जाके खड़ा कर दूं, तो मैं तुमको सूरज को देखो दोपहर वाले, आंखें खुलेंगी क्या? नहीं खुलेंगी। यानी कि ना ज्यादा लाइट चाहिए ना कम लाइट चाहिए, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट रेज की अमाउंट एकदम फिक्स्ड है कि इतनी ही इंटेंसिटी की इतनी लाइट रेज एक साथ हमारी आंखों में जाएंगी तो ही हमें चीजें नजर आएंगी। इससे कम जाएंगी तो हमारी आंखों को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। यदि इससे ज्यादा जाएंगी तो हमारी आंखें या तो खराब भी हो सकती हैं या फिर डैमेज, हाँ खराब होना डैमेज ही हो गया, हाँ, या फिर हमारी आंखें बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आप बंद कर लोगे अपनी आंखों की सेफ्टी के लिए, है ना। यही होती है लाइट, यानी कि लाइट ना ही ज्यादा कम होनी चाहिए देखने के लिए, ना ही ज्यादा होनी चाहिए। एक डिसेंट अमाउंट में लाइट हमारे पास यदि होगी तो हम चीजों को अच्छे से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइट का इंट्रो। ठीक है, अब लाइट रेस कैसे चलती हैं, लाइट रेस कैसे चलती है मतलब क्या लाइट को कभी आपने ऐसे 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 जाते देखा है, जिगजैग बनाती जा रही है, कभी लाइट ऐसे जा रही है, नहीं ना।
लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी, आपको कभी भी आड़ी टेढ़ी जाती नहीं दिखेगी, हमेशा सीधी रेखा में जाएगी। देसी भाषा में बोलूं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में दौड़ती है लाइट। ठीक है, चलो ये हो गया लाइट का इंट्रो। अब कौन कौन सी लाइट बीम्स होती हैं हमारे पास, लाइट बीम्स होती हैं मतलब, तो चलो बना के दिखाते हैं। अरे सॉरी, मार्कर तो वहां है। पहले ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, और यहां कोई पॉइंट नहीं। ये एक लाइट है ऐसे आई, एक लाइट है ऐसे आई, एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, ये सब ऐसे जा रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है, ये एक पॉइंट पर मिल रही है, ये यहां मिल गई। दूसरी ये जा रही है इस पॉइंट से ऐसे करके, ये इस पॉइंट से फैल रही है, ऐसे करके फैल रही है। अब यहां ये कैसी लाइट होगी, जब बहुत सारी लाइट रेज जैसे एक ही पॉइंट पर मिलती हैं तो उन्हें बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग लाइट रेज, फुल लैंग्वेज में लिखो ना, क्यों शॉर्टकट मारे, रेज का एक लाइट की तो रेज है। ठीक है, और ये वाली जो हमारी सेकंड वाली है, ये जो सेकंड वाली है, ये कैसी होती है, ये होती है डाइवर्जिंग नेचर की, क्योंकि ये एक पॉइंट से सारी बाहर की तरफ जा रही है, एक पॉइंट से सबकी सब क्या कर रही है, फैल रही है, जैसे टॉर्च है, ट्यून करी फैलती है ना लाइट, आगे जाके फैलती है, तो हाँ, तो वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है। डाइवर्जिंग लाइट रेज। ओके, अब तीसरी तरह की कौन सी आ सकती है, सोचो सोचो, किसी से कोई मतलब ही नहीं, पैरेलल एक दूसरे के, ये जा रही एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी ये वाली। ठीक है, इन्हें बोलते हैं पैरेलल रेज या फिर पैरेलल बीम्स भी बोल देते हैं, या पैरेलल लाइट रेज बोल दो। इस रेज के तो बहुत सारे नाम है, पैरेलल लाइट रेज। ठीक है, पहला नाम तो ये हो गया, दूसरा और क्या कह सकते हैं, और लगा के पैरेलल बीम्स। बीम्स क्या होती हैं, बीम्स मतलब जब एक से ज्यादा लाइट रेज एक साथ हमारे पास इकट्ठी ग्रुप में मिलती हैं तो हम उसको बीम बोलते हैं, है ना। टॉर्च है, उसके अंदर कई सारी लाइट्स जो है निकलती हैं बाहर को, तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर बहुत सारी लाइटें हमें बाहर निकलती दिखती हैं, तो वो क्या होगी, बीम होगी, है ना, लाइट बीम्स होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल लाइट बीम्स। ऐसी डाइवर्जिंग लाइट रेज पैरेलल नहीं है, लेकिन बीम तो ये भी है, क्योंकि एक पॉइंट से कई सारी लाइट निकल रही है, कई सारी रेज निकल रही हैं, ऐसी बहुत सारी रेज एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं, तो ये भी बीम्स होंगी। तो ये पूरा टॉपिक था बीम्स का। कौन सा टॉपिक था ये पूरा, बीम्स का टॉपिक था। कन्वर्जिंग लाइट रेज यानी कि एक तो बहुत सारी लाइट जब एक पॉइंट पर मिल रही है, बहुत सारी लाइट का क्या हो गया, ग्रुप हो गया, तो ये बीम हो गई। डाइवर्जिंग लाइट रेज ये भी बीम होगी, लेकिन एक पॉइंट से बहुत सारी लाइटें बाहर जा रही हैं, यहां से बाहर से अंदर आ रही थी, ये बाहर फेंक रही है, और ये सीधी जा रही है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही डाइवर्जिंग है ना ही कन्वर्जिंग है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, क्योंकि सेकंड टॉपिक तो मैंने बीम्स के बारे में पढ़ाया ना। हाँ, कहां चले गए, हाँ ये सॉरी डिस्टर्ब हो गया। हाँ, अब चलते हैं पहला टॉपिक, जो चैप्टर के बाद, पहला टॉपिक मतलब लाइट के बाद जो सेकंड टॉपिक, जो मेन टॉपिक हमारा है अब है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, रिफ्लेक्शन मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ, जो आप देखते हो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, समतल दर्पण हिंदी में बोलते हैं, प्लेन मिरर, जितना अपना चेहरा निहारते हो सुबह सुबह बंदर जैसा, ठीक है। अब उसमें आपने चेहरा निहारा अपना, ठीक, क्या आपकी इमेज उसमें टिल्ट हुई या उल्टी बनी, नहीं ना, आपकी इमेज सीधी है, और जितने साइज का हो उतनी साइज की इमेज है, ना बड़ी हो रही ना छोटी हो रही, है ना, तो ये प्लेन मिरर है। अच्छा, ये हो गई प्लेन मिरर की कहानी।
लेकिन जो प्लेन मिरर के अंदर आपकी जो इमेज दिख रही है वो आपका एक रिफ्लेक्शन ही तो है। हाँ, प्लेन मिरर के अंदर या किसी भी मिरर के अंदर, प्लेन मिरर को छोड़ो, प्लेन मिरर मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो एक एग्जांपल के सेट बैठता है। आपने अपना चेहरा निहारा या अपने आप को निहारा, है ना, तो उसमें जो आप अपने आप को जो देखते हो, जो आपकी जो इमेज उसमें आपकी दिखती है वो एक रिफ्लेक्शन ही तो है आपकी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। अब टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है? जब भी कोई लाइट रे किसी शाइनिंग सरफेस यानी चमकीली सतह, शाइनिंग सरफेस पर टकरा कर अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में यानी जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस पहुंच जाती है टकरा करके, तो प्रकाश की, लाइट की इस इंसिडेंट को, इस घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि परावर्तन कहते हैं हिंदी में। चलो, ये तो हो गया भाई डेफिनेशन। क्या सिर्फ चमकीली सतह से टकरा कर ही होने वाला है रिफ्लेक्शन? क्या नहीं, वो कमरे से भी होता है, क्योंकि आप लाइट चलाओ, यदि रिफ्लेक्शन ही ना हो तो कमरे में रोशनी कैसे होगी? रोशनी कैसे होगी भाई? लाइट इधर से चलाई मैंने, ये इधर से चलाई, तो ये टकरा रही है आसपास, चारों तरफ हर सामान से टकरा रही है, उसके बाद ही तो पूरे कमरे में फैल रही है ना? बिना फैले तो नहीं रोशनी होगी। मान लो टकराए ना लाइट, तो नीचे तो अंधेरा हो जाएगा ना, वो सामने सामने जाएगी लाइट, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक इसी तरह, लेकिन शाइनिंग सरफेस हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उससे समझने में आसानी होती है ना? उससे उसमें हम रिफ्लेक्ट होती हुई चीजों को देख सकते हैं। या दीवार से टकरा के आप रिफ्लेक्शन चेक कर सकते हो? नहीं। लेकिन यदि आप मिरर से मैं चेक करूं तो हमें पता लगेगा, है ना? मिरर से मैं चेक करूं तो हमें दिख जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ, डायग्राम बनाते हैं, फिर उससे मैं सारी चीजें आपको फिर से क्लियर करूंगा। ये मान लेते हैं ये है हमारा प्लेन मिरर। अभी के लिए प्लेन मिरर से समझते हैं। प्लेन मिरर का पूरा कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ट्वेल्थ में क्या क्या पढ़ते हैं, आ जाओ एक बार ट्वेल्थ हैंड देता हूं। ये है प्लेन मिरर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, फिर जितनी डिस्टेंस प्लेन मिरर से यहां होती है किसी भी बंदे की, उतनी ही प्लेन मिरर के पीछे होती है किसी भी बंदे की। ये हम ट्वेल्थ पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के पीछे यदि मैं 5 मीटर दूर खड़ा हूं तो मेरी इमेज मिरर के पीछे भी 5 मीटर की दूरी पर होगी। ठीक है, ये प्लेन मिरर की कहानी है। अब हम ट्वेल्थ में क्या क्या करते हैं? अब तो शायद एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहां से इस आदमी को भगाना चालू करते हैं, कुछ भी वेलोसिटी दे देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी इसी वेलोसिटी के साथ इधर आता है 20 मीटर पर सेकेंड। आप 20 मीटर पर सेकेंड से इधर भाग रहे तो आपकी इमेज भी आपकी तरफ भागेगी, आपकी वेलोसिटी पोजीशन। अरे यार मेरा बेटा, हम यहां दूर खड़े और जब मैं पास आता हूं तो वो मेरी इमेज भी तो मेरे पास आ रही होती है ना, और जब मैं दूर जाता हूं तो मेरी इमेज भी दूर जा रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये पढ़ते हैं हम ट्वेल्थ में, यानी कि ये प्लेन मिरर के जितनी दूरी पर पीछे इंसान खड़ा होगा, कोई भी चीज खड़ी होगी, रखी होगी, उतनी दूरी पर मिरर के पीछे होगी। मिरर के पीछे मतलब मिरर के अंदर। आ जाओ, अब जितनी स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से आगे भागेगा, उतनी वेलोसिटी से मिरर उसकी तरफ आएगी। ये इधर पीछे नहीं भागेगी। मालूम पड़ा? ऐसा कभी देखा तुमने शीशे में? आज देखना ट्राई करके। ये तुम खड़े हो, तुम आगे भागना चालू किए, तुम्हारी इमेज तो भागनी चालू कर देगी। ऐसा देखा कभी? नहीं ना? ठीक इसी तरीके से आज देखना, इस प्रैक्टिकल को घर पे करके देखो। जाओ अभी शीशे के सामने करके देखो, पहले पीछे करो, फिर आगे आना, आपकी इमेज भी आपकी तरफ आएगी, है ना? मैं यहाँ चला, ये आपकी इमेज ये मेरी तरफ आएगी, मैं आगे चलूंगा ये मेरी तरफ। ठीक है, मैं पीछे जाऊंगा तो वो भी पीछे जाएगी। यही होता है। एक बेसिक सी बात है, लेकिन इसी बेसिक सी बात पर ट्वेल्थ में बच्चे गलती करते हैं। अभी से बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ रटी रटाई बातों को समझाना नहीं है। मैं चाहता हूं तुम अभी से कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्योंकि देखो रट्टा मार के टॉपर कोई भी बन जाएगा, है ना? लेकिन क्या कोई भी ऐसा टॉपर आपने देखा है जो हाई स्कूल के बाद इंटर में अच्छा कर पाया हो? देखा है कभी ऐसा? ऑब्जर्व करना कि एक बंदे ने हाई स्कूल में टॉप किया, वो इंटर में कर पाया हो? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो बच्चा सिर्फ रटन विद्या पे ध्यान देता है। रटन विद्या मतलब सिर्फ रटने पर, कि तोते की तरह बस रटना चाहता है वो, सिर्फ मैं नंबर के लिए पढ़ता है। नंबर के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। नंबर के लिए कतई पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप नंबर के लिए पढ़ते हो तो सिर्फ नंबर आने तक ही आपकी चीजें दिमाग में बैठ पाती हैं। नंबर आने के बाद आपको उस चीजों से कोई मतलब नहीं है। बताओ जरा 9th में क्या पढ़ा था तुमने? बताओ मुझे,
याद है कुछ? एक दो टॉपिक को छोड़ के जिसको तुमने दिल लगा के समझा था, उसके अलावा नहीं याद है ना, क्योंकि तुमने मार्क्स लाने तक के लिए पढ़ा था सिर्फ। अब यदि तुम मार्क्स लाने तक के लिए सिर्फ पढ़ोगे तो यही हाल होगा। अब मैं जैसा समझा रहा हूं वैसे ही समझना। आ जाओ, ये प्लेन मिरर है, यह है पॉलिश साइड, यह है पॉलिश वाली साइड, और ये है शाइनिंग सरफेस, चमकीली सतह, वही शीशे वाली सरफेस। अब मैंने मान लो ये लाइट यहां से ऐसे भेजी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल। अब ये यहां से यहां गई, ठीक है। अच्छा, जो लाइट यहां से आती है, जो पहले लाइट रेज हमें आती हुई दिखती है रिफ्लेक्शन से पहले, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ओके। अब रिफ्लेक्शन के बाद जो हमें आती दिखती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो होता है, ये होता है नॉर्मल हमारा, ठीक है। रूल भी यही समझा दूंगा। आ जाओ, ये लाइटें यहां से आई, यहां से टकरा के ऐसे चली गई। मेन बात, ये जितने एंगल पर आएगी और जिस मीडियम में आएगी उसी मीडियम में उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। प्लेन मिरर के सिनेरियो में, प्लेन मिरर के सिनेरियो में। और इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई, और एंगल को बोलते हैं एंगल आर। आई का मतलब क्या होगा? इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। लाइट कितने एंगल पर आई? नॉर्मल के अबाउट, और कितने एंगल पर गई? रिफ्लेक्ट नॉर्मल के अबाउट। इनको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंस एंगल, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। अब ध्यान देने वाली बात, ये तो प्लेन मिरर का, मेरे प्लेन मिरर की कहानी हुई, मिरर के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो लाइट चली गई थी बीच में, चलो ग्राफ से शुरू करते हैं फिर से। तो क्या कह रहा, जब हमारी लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे है वो आएगी तो एक एंगल बनाएगी आई, इसको इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम, हाँ एक और नाम, इसका एक और नाम लिख सकते हैं, क्या दूसरा लंबा नाम है यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है। ऐसे इसका भी दूसरा नाम हो जाएगा क्या, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, या रिफ्लेक्टेड एंगल बोल दो, एक ही बात है। यहां से गए वहां गए, तो ध्यान से देखो, जिस मीडियम में ये आएगी उसी मीडियम में जाएगी। ऐसा नहीं ऐसे ऐसे हो गई, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आई, ऐसे आ रही है और ऐसे चली जाए, ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? परावर्तन का नियम है प्लेन मिरर के अबाउट, कि जब भी कोई लाइट ऐसे आएगी, किसी मीडियम पर आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के सेम एंगल पर जाएगी नॉर्मल के अबाउट, नॉर्मल के अबाउट, हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल के अबाउट, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके रूल पे। इसका रूल क्या कहता है? रूल ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट, यानी कि तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा, रेज भी इसी प्लेन में ही आएगी। ऐसा नहीं रेज वहां से आएगी और बाहर ऐसे जाएगी, या फिर बाहर से घुसी और ऐसे निकल गई, नहीं, ये तीनों पॉइंट सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। ओके,
ओके ओके इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, है ना, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। यदि ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में होंगे, यदि जेड एक्स प्लेन है तो जेड एक्स प्लेन में होंगे, यदि वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन में होंगे। क्या इतने प्लेन होते हैं? होते हैं। एक जेड एक्सिस के बाहर होगी और एक अंदर होगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओ सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और एक होती है बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, एक होती है अंदर की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, अब इनसे बनने वाले प्लेन बना सकते हो। एक ये हो जाएगा, एक प्लेन तो हमें दिख ही रहा है, एक प्लेन ऐसा हो जाएगा, एक प्लेन ऐसा हो जाएगा, है ना। तो निकाल सकते हैं, बहुत आसान है यार, जब पढ़ोगे तो मजा आएगा। मैथमेटिक्स भी लाऊंगा उसमें और इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देख लो, ये है आपका रिफ्लेक्शन। किसी भी चीज का आना, मतलब किसी भी चीज का आना बोलो, लाइट रेस का आना, शाइनिंग सरफेस पर टकराना और रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस जाना, रिफ्लेक्शन है। उसके रूल, पहला रूल ये रहा। सेकेंड रूल एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लैंग्वेज में लिख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अबाउट नॉर्मल ये भी लिखना कि नॉर्मल के अबाउट बात हो रही है। अच्छा, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की प्रॉपर भाषा दी हुई। ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, नॉर्मल से जो आपकी इंसिडेंट रे है वो कितने एंगल पर आई, नॉर्मल से, इससे नहीं, नॉर्मल से। यदि हमें इससे दे रखा होगा तो हमें नॉर्मल तो 90 डिग्री पर है, ये नॉर्मल और प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है दोनों तरफ से, और ये जितने पे आ रही है उतने एंगल, यदि से नीचे का एंगल गिवन कर रखा है तो ऊपर का इंसिडेंट एंगल आप निकाल सकते हो 90 में से माइनस करके। ठीक है, ऐसे ही यहां से जा रही है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यदि ये वाला एंगल दे रखा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल निकाल सकते हो कैसे, 90 माइनस थीटा करके। ओके, तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल निकल जाएगा। और यदि ये कंडीशन, ये फिनोमेना है, यदि प्लेन मिरर है, हाँ कर्व मिरर जो होते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉन्केव, उसके लिए भी बताऊंगा कि ऐसा स्टेट हमें कब देखने को मिलता है, वो बताऊंगा। ऐसा नहीं वहां से टकरा के वापस नहीं आती, वहां से टकरा के वापस ही जाएगी, लेकिन वो सेम मीडियम में नहीं जाती, उसका मीडियम चेंज हो जाता है। लेकिन जो प्लेन मिरर है इसके केस में ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर के केस में हमेशा यही होगा, ऐसे आएगी, ये टकराई, ये ऐसे चलेगी, और ये जो है हमारा ये बीच में, इमेजिन करो, ये 3D में इमेजिन करो, ये है तुम्हारा सरफेस, ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई, टकरा गई, इमेजिन कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो यार, मैं चाहता हूं यहां पे एनिमेशन भी लगा सकता हूं ओवरले करके, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी इमेजिनेशन पावर में बढ़ाना चाहता हूं, घटाना नहीं चाहता हूं, उल्टा कि मैं जो बोलूं फिर उसे दिखा दूं, फिर जो बोलूं फिर उसे दिखा दूं, नहीं, खुद इमेजिन करना सीखो। क्योंकि पेपर में तुम्हें मैं ये सब, तुम्हारे पेपर के सामने में ये कोई नहीं दिखाएगा, तुम्हें खुद इमेजिन करना पड़ता है पेपर के सामने। और यदि एक बार यहां बैठकर तुमने खुद से सोचने की पावर जनरेट कर ली तो सच बता रहा हूं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पहला लाइट के बारे में, दूसरा पढ़ा हमने बीम्स के बारे में, तीसरा पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन के बारे में, चौथा पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 ही लॉ है यार, बहुत सरल लॉ है, सरल है मतलब बहुत आसान लॉ है, इजी है। देखो यार, ये प्लेन सेम ही रहेगा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, ठीक है, कोई सा प्लेन हो सकता है, जो हिसाब चाहो। रूल भी यही रहेंगे, ये भी यही रहेगा, डायग्राम भी सेम रहेगा। यदि यदि आपके पास आपसे सवाल आता है, भले 2 नंबर में आए, कि आप हमें डेफिनेशन बताइए रिफ्लेक्शन की और उसके लॉ भी बताइए, तो ये 4 नंबर का सवाल हो जाएगा। यदि 2 नंबर में पूछ ले कि 1 नंबर की डेफिनेशन और 1 नंबर का लॉ, आधे नंबर के 2 पॉइंट, तो क्या करोगे? डायग्राम जरूर से बना के आओगे, टीचर को अटेंशन अच्छी मिलती है। मैं हमेशा डायग्राम बनाता था, जिस टॉपिक के ऊपर डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है उसका डायग्राम जरूर बनाना पेपर के अंदर, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। टीचर खुश होता है देख करके कि बच्चे ने डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करी है।
बच्चे ने समझा है, रटा नहीं है। ठीक है, यदि मैंने भी रटा होता ना यार तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा होता आज। ठीक है, हमने तो मैं कोई रेडी डेफिनेशन आता बच्चों, ये होता है, ये होता है, ये ऐसे जाती है, वैसे आती है, खत्म वाली नहीं, सीखो। ठीक है, आगे समझ में। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना समय दिया। हो सकता है मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया हो, क्योंकि मैंने हाई स्कूल कह रहा हूँ 9th क्लास की जो हमने पहली क्लास रखी थी वो 8 मिनट के आसपास की रखी थी, या लगभग 9 मिनट की हो गई थी, इससे ज्यादा नहीं रखी थी। लेकिन सेकंड क्लास तुरंत जब मान के 24 मिनट पे पहुंची थी। लेकिन मैंने आपकी पहली क्लास ही शॉर्ट नहीं रखी है, क्योंकि यार 9th से आपको डोज की आदत हो जाती है। और यार अभी भी यदि तुम टाइम करोगे, टाइम बचाने की कोशिश करोगे, कहाँ लेके जाओगे इतना टाइम? बथेरा टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। चीजें सीखो, है ना। मैंने सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे 24 से 30 मिनट लिए, इससे ज्यादा नहीं लिए। कोशिश करूंगा इतना ही रखूं। हो सकता है यार थोड़ा सा माफ कर देना एक्स्ट्रा होता है तो, लेकिन समझो यार मैं तो कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ यार, तो मैं चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझो। ठीक है, तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा मेरा लेक्चर क्या है यार, तुम्हारे भाई की तरह ही बता रहा हूँ, तुम्हें भाई की तरह समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, कैसी फील रही पूरे सिनेरियो में। अब मैं इसको एडिट करता हूँ मतलब अभी 9th के भी 2-3 लेक्चर रह गए, पहले उनको अपलोड करूंगा, फिर आपका भी अपलोड कर दूंगा। चलो, तो जब तक आपके पास एक वीडियो आएगी, आपके नोट्स भी टेस्ट कार्ड पर अवेलेबल हो चुके होंगे, तो बेशक से उनको जाके जरूर ले लेना, क्योंकि फ्री है। मैं आपके लिए कोई रेट नहीं डाल रहा हूँ। 11th-12th वालों के लिए पेड नोट्स है वहां पर, लेकिन आपके लिए फ्री है। 9th और 10th वालों के लिए फ्री नोट्स है, मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स है सारे, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो। मैं खुद बैठकर पहले होमवर्क करता हूँ अपना। होमवर्क इन द सेंस कैसे बच्चे को समझाना है, फिर कैसे नोट्स का दौरा होना चाहिए, उसके बाद आपके प्रॉपर नोट्स तैयार करता हूँ, है ना। अब वीडियो में वहां झाँकता हूँ कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, है ना। जैसे बीम्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, वहां पर मैंने बीम्स का डायरेक्ट एग्जांपल बनाया, वो डेफिनेशन वहां पर नहीं दी है। हाँ, यहाँ पर मैंने नहीं दी बीम्स की डेफिनेशन, यार जरूरत ही नहीं है बीम्स की डेफिनेशन की, तुम तो खुद देख सकते हो। मैंने तुम्हें बता दिया, ग्रुप ऑफ लाइट बीम्स होती है, जब ग्रुप ऑफ लाइट एक साथ चलती हैं तो उन्हें ग्रुप ऑफ लाइट को हम क्या कह सकते हैं, बीम्स कह सकते हैं। कहानी खत्म। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं। कमेंट जरूर से करना, लाइक शेयर यदि इच्छा हो तो कर देना। यदि तुम चाहते हो तुम्हारे लेवल का कॉम्पिटिशन रहे तो जरूर से शेयर करोगे तुम इस वीडियो को। तो बाय बाय।